आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद 19वीं सदी की लगे, पर असल में ये आज के सोशल मीडिया और वायरल मार्केटिंग की बिल्कुल नींव है। बिल्कुल सही कहा। आज हमारा स्रोत है 1888 में आई एक आत्मकथा, लाइफ ऑफ पीटी बॉर्नम। अब बॉर्नम का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में शायद सीधा सर्कस आता है, पर हमारा मिशन आज कुछ और है। हाँ, क्योंकि हम इस डीप डाइव के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कनेटिकट के एक साधारण गांव के लड़के ने आधुनिक एडवर्टाइजिंग और मास साइकोलॉजी के ऐसे तरीके खोजे जो आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइफ स्टोरी नहीं है, ये अटेंशन इकोनॉमी का पहला ब्लूप्रिंट है। तो मैं आज आपका होस्ट रहूंगा और मेरे साथ हैं आज की एक्सपर्ट। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये स्रोत हिस्ट्री से ज्यादा मतलब ह्यूमन नेचर का एक मास्टर क्लास है। बार्नम को ये बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी। लोग सिर्फ ड्राई फैक्ट्स या प्लेन इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते। हाँ, लोगों को एक कहानी चाहिए होती है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या थोड़ा सा इल्यूजन या मिस्ट्री, जिसे बार्नम खुद हम्बर्ग कहते थे। उन्हें पता था कि लोग चमत्कार देखना चाहते हैं और उन्होंने लोगों की इसी साइकोलॉजिकल जरूरत को एक पूरे एम्पायर में बदल दिया। जो मार्केटिंग टैक्टिक्स आज हमें लगता है कि बहुत मॉडर्न है, बार्नम वो सब 150 साल पहले बिना किसी इंटरनेट के कर रहे थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से बार्नम का दिमाग इन सब चीजों की तरफ चलना शुरू हुआ। 1810 में बेथल कनेक्टिकट में उनका जन्म हुआ था। हाँ, और उनके बचपन का एक किस्सा है जो उनकी पूरी जिंदगी का फाउंडेशन बन गया, आइवी आइलैंड का किस्सा। उनके दादा और परिवार वाले उन्हें बचपन से ही एक कहानी सुनाते थे कि वह एक आइवी आइलैंड नामक बहुत ही मूल्यवान जमीन के मालिक हैं। उन्हें लगातार ये फील करवाया जाता था कि वह अपने आसपास के बाकी सभी बच्चों से ज्यादा अमीर हैं। पड़ोसी तक आकर ये मजाक करते थे कि ये अमीर बच्चा बड़ा होकर उन्हें घास भी डालेगा या नहीं। एक छोटे बच्चे के दिमाग में ये एक बहुत बड़ी फैंटेसी बन चुकी थी। पर इस कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब बार्नम 10 साल के हुए। हाँ, उन्होंने अपनी इस कीमती जमीन को खुद देखने का फैसला किया। बड़ी मुश्किल से दलदल और हॉर्नेट्स का सामना करते हुए जब वह वहां पहुंचे तो उनका इल्यूजन पूरी तरह टूट गया। वो जमीन बिल्कुल बंजर थी। वहां कोई खजाना या वैल्यूएबल चीज नहीं थी, सिर्फ सांप और कचरा था। एक 10 साल के बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक था। वही तो, पर इस एक घटना ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। जो चीज जैसी प्रेजेंट की जाती है, जरूरी नहीं कि रियलिटी में भी वो वैसी ही हो। बिल्कुल, परसेप्शन और रियलिटी के बीच का जो गैप होता है, बार्नम ने उस गैप को बचपन में ही समझ लिया था। और इस रियलाइजेशन के बाद उनका दिमाग पूरी तरह से बिजनेस में लग गया। वे त्योहारों पर मोलासिस कैंडी और चेरी रम बेचने लगे। उनका दिमाग बचपन से ही डील्स क्रैक करने में चलता था। न्यूयॉर्क वाला किस्सा याद है? हाँ, एक बार जब वो न्यूयॉर्क गए तो उन्हें खर्च करने के लिए $1 मिला था। उन्होंने उस $1 से पहले संतरे खरीदे, फिर एक खिलौना बंदूक खरीदी जिससे उन्होंने गलती से होटल के बारकीपर को हिट कर दिया और मार भी खाई। उसके बाद उन्होंने टॉर्पेडोज खरीदे और होटल के मेहमानों पर चला दिए। फिर एक चाकू खरीदा और अंत में उन्हें मिठाइयों की ऐसी धुन सवार हुई कि उन्होंने अपने एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स और रुमाल तक कैंडी के बदले ट्रेड कर दिए। वाह, लिटरली अपने कपड़े ट्रेड कर रहे थे कुछ मीठा खाने के लिए। ये किस्सा सुनने में भले ही एक आम बच्चे की नादानी लगे, पर अगर हम इसके कोर में जाएं तो ये दिखाता है कि बार्नम के अंदर रिस्क लेने की और चीजों की वैल्यू को मैनिपुलेट करने की क्षमता बचपन से थी। पर उनकी जो असली ट्रेनिंग हुई वो उनके जवान होने पर हुई, जब उन्होंने एक कंट्री स्टोर में क्लर्क के रूप में काम शुरू किया। हम अक्सर सोचते हैं कि चालाकियां सिर्फ बड़े शहरों में होती हैं, लेकिन उस गांव के कंट्री स्टोर में बार्नम ने देखा कि रुई के बंडल्स के अंदर पत्थर छुपे हुए थे ताकि उनका वजन बढ़ाया जा सके। एकदम सही, ये स्टोर उनके लिए एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी लैब बन गया था, जहां वो हर रोज ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे। और ऑब्जर्व ही नहीं, वो लोगों के व्यवहार के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। एक हैटर था वॉल्टर डिबल, वो स्टोर में रूशिया नाम का एक फर खरीदने आया जो टोपी बनाने के काम आता था। और बार्नम का दिमाग देखिए, उन्होंने मजाक में उसे स्टोर में फर देने के बजाय मिसेस व्हीलर के घर भेज दिया, क्योंकि उनकी एक बेटी का नाम जरूशा था जिसे लोग प्यार से रूशिया बुलाते थे। जब डिबल वहां पहुंचा और फर मांगने लगा तो उन महिलाओं को लगा कि वो उनकी बेटी को खरीदने की बात कर रहा है। इस लंबी गलतफहमी ने बार्नम को ये सिखाया कि लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट के इंटरप्ले से
लोगों को कैसे कंफ्यूज और मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसी साइकोलॉजी का एक और मास्टर स्ट्रोक था अंकल बिबिन्स का किस्सा। अंकल बिबिन्स एक पुराने सैनिक थे। बार्नम को उन्हें कुछ वक्त के लिए गांव से बाहर भेजना था। तो बार्नम ने एक पूरा नाटक रचा। एक नकली ड्यूल प्लान की गई। बंदूक में सिर्फ ब्लैंक कार्ट्रिजेस थे, पर जैसे ही गोली चली सामने वाला व्यक्ति ऐसी एक्टिंग करते हुए गिरा जैसे सच में उसकी जान चली गई हो। अंकल बिबिन्स को लगा कि उनसे हत्या हो गई है और वो डर के मारे तुरंत गांव छोड़कर भाग गए। ये सिर्फ एक प्रैंक नहीं था। ये दर्शाता है कि बार्नम को समझ आ गया था कि अगर सिचुएशन को ठीक से स्टेज किया जाए तो लोग अपनी आंखों देखी चीजों पर बिना सोचे भरोसा कर लेते हैं। थिएटर और फेयर का ये कॉम्बिनेशन आगे उनके शोज का फाउंडेशन बना, और जब उन्हें मास मैनिपुलेशन की ये पावर समझ आई तो उन्होंने मीडिया की तरफ रुख किया। उन्होंने द हेरल्ड ऑफ फ्रीडम नाम का एक अखबार शुरू किया। पर वहां उन्हें बड़ा झटका लगा। उन्होंने एक व्यक्ति पर यूजरी का आरोप लगाया, यानी एक्सटॉर्शनेट इंटरेस्ट रेट लेने का इल्जाम। इसके नतीजे में उन पर मानहानि का मुकदमा हुआ और उन्हें 7 दिन की जेल हो गई। किसी भी आम इंसान के लिए ये एक करियर एंडिंग मोमेंट हो सकता था, लेकिन बार्नम ने इस सेटबैक को एक मैसिव अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उनका जेल का कमरा किसी लग्जरी होटल जैसा सजा दिया गया था। नया कारपेट, नया वॉलपेपर। और जब उनकी रिहाई का दिन आया तो वो अकेले चुपचाप बाहर नहीं आए। उन्होंने अपने लिए 6 घोड़ों वाली बागी, एक मार्चिंग बैंड और 40 घुड़सवारों का एक पूरा परेड ऑर्गेनाइज किया। ये पीआर हिस्ट्री का एक बेहद शानदार केस स्टडी है। उन्होंने इफेक्टिवली अपनी बदनामी को एक ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया। आज जब किसी इन्फ्लुएंसर को कैंसिल किया जाता है तो वो उसे अपने कमबैक के लिए यूज करते हैं। बार्नम ने ये 1800 की सदी में किया। वह समझ गए थे कि मीडिया अटेंशन, चाहे वह किसी भी कारण से हो, अटेंशन ही है, और जहां अटेंशन है वहां ऑडियंस है, और इस अटेंशन को मोनेटाइज करने में उन्होंने बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत अपना पहला बड़ा शो बिजनेस शुरू किया। उन्होंने $1000 उधार लेकर जॉयस हेथ नाम की एक महिला को खरीदा और दावा किया कि वह 161 साल की हैं। और उन्होंने बचपन में जॉर्ज वॉशिंगटन को एज अ नर्स पाला था। सोचने वाली बात है, 161 साल। बार्नम ने इस दावे को सपोर्ट करने के लिए जगह जगह पोस्टर्स लगवाए, अखबारों में एड्स दिए, और यहां तक कि एक फेक बिल ऑफ सेल भी डिस्प्ले किया। एक ऐसी उत्सुकता पैदा कर दी थी कि लोग चाह कर भी इस अब्सर्ड दावे को इग्नोर नहीं कर पाए। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत प्रोफाउंड है। बार्नम जानते थे कि लोग ये नहीं देखना चाहते थे कि 107 साल की औरत कैसी दिखती है, बल्कि वो उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते थे, जॉर्ज वॉशिंगटन की नर्स को देखने का एक्सपीरियंस। भले ही बाद में ऑटोप्सी से साबित हो गया कि वो महिला मुश्किल से 80 साल की रही होंगी, पर बार्नम का काम तब तक हो चुका था। फैक्ट से ज्यादा बिकने वाली चीज फिक्शन और फैंटेसी है। और फैंटेसी के साथ साथ बार्नम ने एक और चीज की खोज की जो आज के दौर में बहुत आम है, मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी। हाँ, सिग्नोर विवैला वाला किस्सा। बार्नम ने इस इटालियन जगलर को हायर किया। शुरू में शो ठीक चला, पर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने लगा। तो बार्नम ने गुप्त रूप से एक और परफॉर्मर को पैसे दिए जिसका नाम रॉबर्ट्स था। उसका एक ही काम था, दर्शकों के बीच बैठकर विबेला के शो के दौरान हिसिंग करना और जोर जोर से बुरा भला कहना। इससे स्टेज पर और दर्शकों के बीच एक नकली झगड़ा पैदा हो गया। वह दुश्मनी पूरी तरह से स्क्रिप्ट की गई थी, लेकिन दर्शकों को लगा कि यह सब रियल टाइम में हो रहा है। इस ड्रामा ने लोगों को इतना हुक किया कि अगले 1 महीने तक शो सुपरहिट हो गया। आज हम ट्विटर या सोशल मीडिया पर देखते हैं कि एल्गोरिदम्स उन्हीं पोस्ट्स को पुश करते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। बार्नम ने ये एल्गोरिदम बिना किसी कंप्यूटर के समझ लिया था। शांति और परफेक्शन बोरिंग होती है, लेकिन लड़ाई और ड्रामा लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। पर कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में कभी-कभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती थीं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है एरन टर्नर के सर्कस का किस्सा। बार्नम एरन टर्नर के सर्कस के साथ ट्रैवल कर रहे थे। टर्नर खुद एक बेहद मजाकिया और खतरनाक इंसान थे। एक दिन भीड़ के सामने टर्नर ने अचानक बार्नम की तरफ इशारा करके चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति रेवरेंड एवरी हैं, जो उस वक्त एक बहुत ही मशहूर हत्यारा माना जाता था। भीड़ ने बिना सोचे समझे बार्नम को घेर लिया। उन्होंने बार्नम को मारने और तार एंड फेदर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो उन्हें लिटरली रेल पर बिठाकर घुमाने वाले थे। बड़ी मुश्किल से अपनी पूरी जान लगाकर बार्नम ने सबको सच्चाई बताई और वहां से जिंदा बचे। पर सबसे शॉकिंग बात टर्नर का रिएक्शन था। टर्नर ने बिल्कुल शांति से हंसते हुए कहा कि यह सब हमारे भले के लिए है,
कल इसकी वजह से सर्कस में भारी भीड़ आएगी। बैड पब्लिसिटी स्टिल पब्लिसिटी। लेकिन बार्नम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इस तरह का इंसल्ट आसानी से भूल जाएं। उन्होंने अपना बदला लेने के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने होटल में आधी रात को 12 बजे डिनर और फिर रात 1 बजे नया ब्रेकफास्ट बनवाकर टर्नर को परेशान किया। फिर टर्नर को उनके ही गेम में हराने के लिए एक मैथ के सवाल में उलझा गया। बाप और बेटे की उम्र का सवाल था। टर्नर जो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने शर्त लगा ली और अंत में शैंपेन की भारी शर्त हार गए। बार्नम ने साबित कर दिया कि अगर कोई उनके साथ माइंड गेम्स खेलेगा तो वो उसमें सबसे आगे रहेंगे। और यही माइंड गेम्स उनके सबसे बड़े वेंचर द अमेरिकन म्यूजियम का आधार बने। 1841 में बार्नम के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें द अमेरिकन म्यूजियम खरीदना था। उन्होंने सिर्फ अपने आत्मविश्वास और चालाकी के बल पर प्रैक्टिकली पीलेज म्यूजियम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आउटस्मार्ट कर दिया। बार्नम ने अखबारों में एनोनिमस आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, जिनमें पील्स म्यूजियम के खिलाफ अफवाहें थीं। उन्होंने मार्केट में ऐसी पैनिक क्रिएट की कि उनके शेयर्स की वैल्यू क्रैश हो गई और उन्हें डील से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद बार्नम ने अमेरिकन म्यूजियम पर कब्जा कर लिया। एक बार म्यूजियम उनके हाथ में आ गया, तब उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की असली चरम सीमा देखने को मिली। उन्होंने म्यूजियम के बाहर ड्रमंड लाइट्स लगवाईं, जो रात में पूरे ब्रॉडवे को रोशन कर देती थीं। ये एक फिजिकल क्लिकबेट था। लेकिन सबसे फनी और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी उनकी बैल्कनी का बैंड। उन्होंने जानबूझकर शहर के सबसे बेकार म्यूजिशियंस को हायर किया और बैल्कनी में बिठा दिया। बाहर से लोगों को लगता था कि फ्री म्यूजिक मिल रहा है, लेकिन असल में म्यूजिक इतना इरिटेटिंग होता था कि सड़क पर चलने वाले लोग शोर से परेशान होकर शांति ढूंढने के लिए म्यूजियम के अंदर टिकट खरीदकर चले जाते थे। ये एक रिवर्स साइकोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक था। बल्कि द ब्रिकमैन का इंसिडेंट भी कुछ कम नहीं है। बार्नम ने एक साधारण से आदमी को हायर किया और उससे 15 सेंट्स प्रति घंटा देकर एक अजीब सा काम दिया। उन्होंने उसे सड़क के अलग अलग कोनों पर 5 ब्रिक्स रखने और उनके बीच घूमने को कहा। बिना किसी से एक शब्द बोले लोग रुकने लगे। भीड़ लग गई इस अजीब हरकत को समझने के लिए। और फिर हर घंटे वो आदमी ईंटें छोड़कर म्यूजियम के अंदर चला जाता। क्यूरियोसिटी इतनी इंटेंस हो चुकी थी कि भीड़ भी उसके पीछे पीछे टिकट खरीदकर अंदर चली आती। लोगों के दिमाग को अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज पसंद नहीं है। अगर कोई अजीब पैटर्न दिखता है तो उन्हें जवाब चाहिए होता है, और बार्नम उस जवाब के लिए उन्हें चार्ज कर रहे थे। सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न करना उनकी आदत थी। जैसे सेंट पैट्रिक्स डे का किस्सा। उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग सुबह से म्यूजियम में अपना खाना लेके बैठ गए थे। नए दर्शकों के लिए अंदर जगह ही नहीं बची थी, तो उन्होंने तुरंत रियर एग्जिट पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगवाया, जिस पर लिखा था टू दी इग्रेस। लोगों को लगा इग्रेस कोई नया और अद्भुत जानवर है। जैसे ही वो उस दरवाजे से गुजरे, वो सीधे सड़क पर आ गए और उन्हें वापस अंदर आने के लिए दोबारा टिकट लेनी पड़ी। उन्होंने लोगों की क्यूरियोसिटी को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। उनकी बाकी प्रदर्शनियां भी एक से बढ़कर एक थी। नायग्रा फॉल्स के नाम पर सिर्फ एक बैरल पानी और एक हैंडपंप। फीजी मर्मिड के नाम पर एक बंदर और मछली को सिलकर डिस्प्ले किया गया। एक वूली हॉर्स लाया गया और पब्लिक को झूठी कहानी सुनाई गई कि इसे कर्नल फ्रीमोंट ने पकड़ा है। यहाँ तक कि उन्होंने बेबी शोज आयोजित किए, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए लाते थे। और एक बड़ा स्कैम था उनका बफलो हंट्स। उन्होंने होबोकन में एक फ्री इवेंट अनाउंस किया, पर वहां तक पहुंचने की फेरी बोर्ड बार्नम ने कॉन्ट्रैक्ट की हुई थी। उन्होंने फेरी राइड्स की टिकट से ही भारी मुनाफा कमा लिया। लोग धोखा खा रहे थे, पर फिर भी हंसते हुए और मनोरंजन का मजा लेते हुए घर जा रहे थे। वो सिर्फ टिकट नहीं बेच रहे थे, वो लोगों को हर दिन नए एक्सपीरियंसेस दे रहे थे। आज हम एक्सपीरियंस इकोनॉमी के बारे में बहुत बात करते हैं, जहां लोग प्रोडक्ट से ज्यादा एक्सपीरियंसेस पे पैसे खर्च करते हैं। बार्नम 19वीं सदी में इसके पायनियर थे। और इस एक्सपीरियंस इकोनॉमी को उन्होंने ग्लोबल लेवल पर तब एस्टैब्लिश किया जब उन्होंने चार्ल्स स्ट्रैटन, जिसे दुनिया जनरल टॉम थम के नाम से जानती है, उन्हें पेश किया। ये बच्चा सिर्फ 16 पाउंड वजन का था और 2 फुट से भी छोटा था। बार्नम उसे लंदन ले गए। वहां बकिंघम पैलेस जाना एक टर्निंग पॉइंट था। क्वीन विक्टोरिया से मिलने के दौरान एक स्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोटोकॉल होता था कि जब आप क्वीन के सामने से जाएंगे तो बैकिंग आउट करते हुए बाहर आना होता था। जनरल टॉम थम इतने छोटे थे कि जब वो पीछे की तरफ चल रहे थे तो बार बार पीछे छूट जाते थे और उन्हें दौड़कर आगे आना पड़ रहा था। तभी अचानक वहां क्वीन के पेट पूडल कुत्ते ने उन पर भौंकना शुरू कर दिया। टॉम थम डरे नहीं, उन्होंने अपनी छोटी सी छड़ी निकाली और उस कुत्ते से लड़ने लगे। यह दृश्य इतना मजेदार था कि क्वीन विक्टोरिया और पूरा राज परिवार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। उन्होंने एक गलती को एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस में बदल दिया।
और रॉयल मुलाकात की खबर आग की तरफ फैल गई। अचानक टॉम थम को देखना लंदन में फैशन बन गया। एक समय ऐसा आया जब हॉल के बाहर अमीरों की साथ साथ लग्जरी कैरेजेस खड़ी रहती थीं। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जैसे लोग भी शो में आए। एक बार जब टॉम थम नेपोलियन बोनापार्ट का गेटअप पहने हुए थे तो ड्यूक ने उनसे पूछा कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। टॉम थम ने तुरंत जवाब दिया, मैं वॉटरलू की हार के बारे में सोच रहा हूं। इस पंचलाइन ने सबको हैरान कर दिया। क्वीन डाओजर ने भी उन्हें एक गोल्ड वॉच गिफ्ट की। बार्नम ने उन सभी तोहफों को अपने शोज में लाउडली डिस्प्ले किया। यहाँ हम मॉडर्न इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का अर्ली फॉर्म देखते हैं। बार्नम ने रॉयल्टी के अप्रूवल को एक अल्टीमेट मार्केटिंग टूल बना लिया था। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो बार्नम का बनाया हुआ एक और हथियार था। अगर हम इस आत्मकथा का विश्लेषण करें तो साफ है कि उन्होंने साधारण लोगों के दिमाग को पढ़ना सीख लिया था। वो सिर्फ टिकट बेचने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह उत्सुकता, हैरानी और थोड़े से धोखे को एक एंटरटेनिंग पैकेज में बेचने वाले सबसे बड़े कलाकार थे। तो आइए इस चर्चा को एक अहम विचार के साथ समाप्त करें। आज की दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जहां एल्गोरिदम्स और डीप फेक्स का बोलबाला है, सच और झूठ के बीच की लकीर लगातार धुंधली होती जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर पीटी बार्नम आज के जमाने में जिंदा होते तो क्या वो एक महान मार्केटिंग जीनियस माने जाते या फिर फेक न्यूज और मास मैनिपुलेशन के एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी? और इस सवाल पर हमें इसलिए विचार करना चाहिए क्योंकि शायद आज हम खुद भी उस हम्बग का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब टिकट के बदले हम अपना अटेंशन दे रहे हैं। और यही अटेंशन इकोनॉमी का सबसे बड़ा सच है।